डायरेक्ट टेस्ट 2024 का हमारा फेस 1 हो चुका है और उसकी की भी हमारे पास आ चुकी है। आपने अपने मार्क्स भी देख लिए हैं। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कशन होगी वो 3 मोटे पॉइंट्स के ऊपर होगी। एक होगी कि भाई टेस्ट के ऊपर हम रिव्यू करें कि टेस्ट किस तरह आया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया के ऊपर कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है, और हम जो है वो एंड में डिस्कस करेंगे फेज़ 2 की अब हमारे पास फेज़ 2 क्या है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जब मैंने बच्चों से पूछा था कि टेस्ट किस तरह का था तो उन्होंने कहा कि सर टेस्ट जो है वो काफ़ी मॉडरेट था, काफ़ी एवरेज था। फिर जब हमारे पास की आई तो उनके थोड़े से व्यूज़ जो हैं वो चेंज हो गए थे। सबसे जो टफ पोर्शन लगा है टेस्ट में वो उनको लगा है इंग्लिश का, कि भाई इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन डिफिकल्ट थी, वोकेबलरी काफ़ी टफ थी, प्रेपोजिशंस भी उनको समझ में नहीं आ रहे थे, एरर डिटेक्शन थोड़ा सा टफ लगा उनको। जो हमारे पास सेंटेंसेस थे जिनमें आइडेंटिफाई करना था कि भाई कौन सा टेंस है तो वो भी थोड़े से डिफिकल्ट थे। तो अब देखें इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी जान भी नहीं छोड़ने वाला इंग्लिश का पोर्शन। आप कोई भी टेस्ट दोगे, चाहे आप जॉब का टेस्ट दो, कोई एंट्री टेस्ट का आप जो है वो टेस्ट दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, वहाँ पर आपके पास इंग्लिश का पोर्शन यही होता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, वोकेबलरी, इन कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी। इवन आगे चल के जब आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ोगे, फंक्शनल इंग्लिश पढ़ोगे, आप जो है वो एक और भी इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है यूनिवर्सिटी लाइफ में, वहाँ पर भी आपके पास रीडिंग कंप्रीहेंशन होगी ही होगी, वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट होगा ही होगा। तो इससे आप भाग नहीं सकते। अब इसको आप जो है वो टैकल कैसे कर सकते हो? प्रैक्टिस से, कि भाई अपनी वोकेबलरी पर काम करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर काम करो, कॉन्टेक्चुअल चीज़ों पर काम करो, बाकी आप इसके ऊपर शिकायत नहीं कर सकते। तो इंग्लिश का पोर्शन अगर टफ हुआ है, आपका मार्क्स अच्छे नहीं है, तो फेज़ 2 में कोशिश करो, उसमें आप जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। तो इंग्लिश के पोर्शन को हम यहाँ पर रखते हैं कि भाई सबसे टफेस्ट जो है वो इस दफ़ा इंग्लिश का आया था। लास्ट ईयर तो सबसे ईजी फिर इंग्लिश का ही आया था। तो यहाँ पर IBA वालों ने थोड़ी सी चालाकी की है कि सब बच्चे इसमें लगे हुए हैं कि मैथ टफ आएगा, मैथ कर लें, मैथ कर लें, तो इन्होंने जो मैथ ईजी दे दिया और इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा टफ दे दिया। लेकिन इट्स ओके, अगर आपके 20+ हैं इंग्लिश में तो अच्छे हैं, टेंशन ना लें, आगे चल के अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास दूसरा थोड़ा सा टफ था वो था IQ का, कि भाई बच्चों को लगा IQ में जो है वो ज़्यादातर ऑड वन आउट आएगा, फिगर्स आएंगी या सीक्वेंस एंड सीरीज आई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं IQ का जो सिलेबस होता है IBA का वो इस तरह का नहीं होता जो आपके पास टेस्ट आया था। लाइक मेरे पास कुछ IQ के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो मैंने जब ये IQ के क्वेश्चंस देखे तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस तरह के भी क्वेश्चंस IBA दे सकती है क्या। क्योंकि यहाँ पर आपके पास बड़े आसान से आए थे कि भाई कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड था, या कोई फिगर थी कि भाई बताओ इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने सर्किल्स हैं, या कोई आपके पास ऑड वन आउट से रिलेटेड एक आ गया, या फिर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं कोई इस तरह का आ गया था, जैसे मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई एक वर्ड था, उसकी स्पेलिंग्स के जो लेटर्स हैं वो इस तरह आगे पीछे थे, फिर उसकी जो है वो हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी थी। ओवरऑल अगर मैं IQ के पोर्शन को देखकर कमेंट करूं तो मैं कहूँगा इजी था। आप इसमें जो वो 20 में से 15 तो कर ही सकते थे, क्योंकि देखें IBA का जो IQ होता है वो इस तरह इतना आसान नहीं होता। आज तक जितना भी क्वेश्चन आया है IQ का वो बड़ा टफ आया है। तो इस दफ़ा का IQ का पोर्शन बड़ा इजी था, इंग्लिश से तो इजी ही था। अब जाहिर सी बात है सबसे पहले मैंने टफेस्ट पोर्शन आपका जो है वो रखा है इंग्लिश का, क्योंकि आपके जो भी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से। उसके बाद IQ एंड में हमारे पास मैथ है जो कि मतलब कि सबसे ईजी आया था। तो IQ में भी आपको जो है वो 15 तक जाना चाहिए था, इस पर भी थोड़ा सा काम करें। और इतना टफ पोर्शन नहीं था, आप जो है वो अब टेस्ट देकर आए हो, आइडिया हो चुका है कि किस तरह IQ आ रहा है, तो उसको जो है वो फेज़ 2 में इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद है मैथ का पोर्शन। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ के पोर्शन में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। तो भाई अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा नहीं थे, मैंने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके सिलेबस में नहीं था, जो कि आपके सैम्पल पेपर में नहीं था। जैसे लेट सपोज मेरे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ, और शायद आपने टाइम मैनेजमेंट सही से फॉलो नहीं की। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 10 सेकंड्स में होने वाले हैं, 5 सेकंड्स में होने वाले हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जिसमें 2 मिनट्स लगें या 3 मिनट्स लगें। मैं आपको दिखाता भी हूँ कुछ क्वेश्चंस कि भाई इनको कैसे टैकल करना था, फिर आप भी खुद कहोगे कि यार ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन है और इनमें हमें टाइम नहीं लेना चाहिए था। और सबसे इजी पोर्शन अगर आप किसी से भी पूछो तो वो भी यही कह रहा है कि भाई मैथ का पोर्शन सबसे इजी था, ठीक है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, पहले मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर दूँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि आपको बताएंगे कि भाई हम सिलेबस से बाहर नहीं है, हम आपके सिलेबस में ही हैं, लेकिन हमें आप लोगों ने जो वो लिफ्ट नहीं करवाया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसे मैंने लिखा है कि भाई हमें जो है वो इन दो सेट्स की यूनियन फाइंड करनी थी। ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 3 4 5।
हमें यूनियन फाइंड करनी थी कि भाई कौन सी सिंबल जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। मेरे ख्याल से इस तरह का भी कोई क्वेश्चन था। तो इसमें मुझे बताओ क्या ही टाइम लगना था, 1 2 3 4 5 ही तो करना था आपको, और वो भी टिक करना था, कोई लिखना नहीं था। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सवाल आ जाता है कि भाई √2 और 0.75 पाई और ई में से कौन सा नंबर रेशनल है। तो भाई ये भी एक इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। 0.75 क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगर सेट से रिलेटेड बताऊं तो सेट से रिलेटेड ये भी एक सवाल आया था जो कि मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के ऊपर है कि भाई आपके सामने लिखा था द सेट ऑफ इवन नंबर्स, फिर आपके सामने लिखा था दूसरा ऑप्शन में द सेट ऑफ प्राइम, और फिर आपके सामने लिखा हुआ था द सेट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, द सेट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। आपसे पूछा जा रहा था कि भाई इनमें से कौन सा सेट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन वेल डिफाइंड है। तो याद रखो जब भी आपके सामने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट लिखा हो और आपको ये पता करना है कि कौन सा सेट है या कौन सा वेल डिफाइंड है, तो क्या देखना पड़ता है कि भाई आपके पास जो कलेक्शन गिवन है आप उसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आप उसका टेबुलर फॉर्म बनाओ। तो यहाँ पर देखो सेट ऑफ इवन नंबर्स, आप इसको लिस्ट कर सकते हो 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। इसी तरह प्राइम नंबर्स को भी हम कर सकते हैं जैसे 2 3 5 7 11 इस तरह। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को कैसे करोगे, हमें क्या पता कि भाई कौन सी पेंटिंग्स, कहाँ की पेंटिंग्स, कौन सी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, तो हम इसको लिस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है ये सेट भी नहीं है। तो ये भी एक सवाल था जो कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, बड़ा अच्छा लगा ये सवाल मुझे। उसके बाद आपसे ये भी एक सेट से रिलेटेड था कि भाई नल सेट हमारा, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अब अगर कभी कभी कोई स्पेसिफिक पूछे ना कि भाई कौन सा सबसेट, तो वो होता है प्रॉपर सबसेट। नल सेट आपका हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट करना था, नल सेट, कि भाई नल सेट हमारा हर सेट का सबसेट तो होता है, लेकिन कौन सा वाला सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी। उसके बाद कोई ऐसा सेट से रिलेटेड था नहीं, अगर होगा तो बता दूंगा। यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर एक था 20% इन फ्रैक्शन, तो 20/100 करके सॉल्व करते, बस सिंप्लीफाई करते। सम ऑफ एंगल्स क्या होती हैं ट्रायंगल में, तीनों हमारे पास 180 के बराबर होती हैं। इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, एरिया या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। ये तो बड़े स्ट्रिक्ट फार्मूले हैं, इसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं। या तो फार्मूला पूछते हैं या तो आप वैल्यू पुट करके आसानी से आंसर निकालते हो। उसके बाद आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर x के फॉर्म में तो ये होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपान में 2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये जो चीज लिखी हुई है ना रूट के अंदर b² माइनस 4ac, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। आपके सामने ये जो डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन आया था उसमें ये वाला फार्मूला है b² माइनस 4ac। ये आपके सिलेबस से बाहर थोड़ी ना है, ये तो आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला की चीज है। अगर आपको किसी ने अलजेब्रा पढ़ाई है तो उसका हक बनता है कि भाई आपको ये बताया कि b² माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। और ये हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स बताता है, आपके पास किस तरह के रूट्स आएंगे। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। और ये abc कहाँ से आएंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में लिखी होती है यहीं से तो abc आएंगे, ठीक है। तो ये था डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ से इसी इक्वेशन से रिलेटेड, मतलब के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपको जो है वो पूछा गया था कि x² माइनस 9 का हमें सोल्यूशन बताओ, तो क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप 3 पुट करोगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, आप -3 पुट करोगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद था कि भाई हमें सम ऑफ रूट्स बताओ, किसके, x² माइनस 5x माइनस 5। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ रूट्स। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा, जो इसके रूट्स आएंगे, रूट्स क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस, जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे, जो इसके रूट्स आएंगे, जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, उसी को आप सम ऑफ रूट्स बोलते हो। तो लेट सपोज अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो उसने पहले क्या किया होगा, पहले इसके सॉल्यूशंस निकाले होंगे, फिर उन रूट्स को क्या किया होगा, ऐड किया होगा। उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, -b/a करना था बस। सम ऑफ रूट्स आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चाहिए तो फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू 5 है, अपान a की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है -5 ही हो जाएगा। क्या टाइम लगा भाई मुझे बताओ, ठीक है। -5 नहीं होगा, +5 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस फार्मूले की है और -5 ऑलरेडी ये है, तो इसका मतलब है 5 हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अगर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि भाई जब हम इसके रूट्स निकालेंगे उनको हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, तो वो बराबर होता है c/a के। तो कभी पूछ ले तो मैंने आपको वो पॉइंट बता दिया, वरना आप वैसे भी कर सकते थे, सोल्व करो फिर ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, जो भी पूछ रहा है, लेकिन वो टाइम लेगा, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए।
उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, अगर हम इक्वेशंस के ऊपर आए तो आपसे एक सवाल कुछ इस तरह का भी था कि भाई बताओ, आपके सामने 4 ऑप्शंस थे कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है, तो आपको डिग्री देखने की कि भाई जिसकी भी डिग्री 1 है तो वो हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में आपसे ये भी पूछा गया था कि भाई 3y = 9x - 4 का हमारे पास स्लोप क्या होगा। ठीक है, स्लोप ही पूछा गया था ना, हाँ स्लोप पूछा गया था। तो 2 मेथड है, याद रखो, जब भी ax + bx + c के फॉर्म में हमारे पास, सॉरी by के फॉर्म में हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो तो उसका स्लोप बराबर होता है a/b के। बस a क्या है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है, b है, तो क्या हो जाएगा 9/3 मतलब कि 3 हो जाएगा। मुझे बताओ इसमें क्या टाइम लगा। या फिर लेट सपोज आपने ये नहीं पढ़ा तो आपने ये तो पढ़ा होगा, ये तो सिलेबस में था कि भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y = mx + c, m क्या होता है, स्लोप होता है। तो आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगी, y = 9x - 4/3। इस 3 को मैंने वहां पर डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, y = एलसीएम ब्रेक करो 9x/3 - 4/3। तो देखो स्लोप क्या आ गया, हमारे पास स्लोप आ गया 9/3, तो m बराबर आ रहा है 9/3, इसको सिंप्लीफाई करो तो 3। तो देखो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया। बाकी जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसको आइडिया है, जिसने अच्छे से पढ़ा है, तो उसको तो दोनों मेथड आते होंगे। लेट सपोज अगर किसी ने जस्ट ये पढ़ा है और उसको वहां पर ये याद नहीं आ रहा था तो बस वो कंफ्यूज होकर बैठ जाएगा। लेट सपोज किसी ने दोनों पढ़े, एक याद नहीं आ रहा तो दूसरे पर चला जाता, या फिर दोनों ही याद नहीं हो रहे तो फिर भी तुक्का लग जाता है, क्योंकि नॉलेज अच्छी होती है। सही है, ये सवाल थे, ये भी मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद थे कि भाई अगर 2 नंबर्स जो हैं वो 5:2 के फॉर्म में हैं तो बताओ कौन से वो नंबर्स होंगे, तो ये बड़ा आसान है। एज प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई एज प्रॉब्लम बड़े डिफिकल्ट होते हैं, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि भाई अगर अली की एज जो है वो 15 साल है और इसके फादर की एज इससे जो है वो 23 है, तो मुझे बताओ कि इसकी एज क्या होगी, तो 45 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, बाकी अगर किसी भी फॉर्म में पूछा गया तो बता दोगे। अच्छा जी, मीन मोड मीडियन के ऊपर बिल्कुल इजी सवाल थे, आपके सामने डेटा गिवन थी, मीन मोड मीडियन बताना था। ठीक है, और जो एवरेज से रिलेटेड सवाल था, अच्छा एवरेज का मतलब मीन ही होता है, मीन एवरेज सेम होता है, वो ये वाला फार्मूला लगाना था भाई, एवरेज = सम अपान में नंबर। आपके सामने एवरेज गिवन थी, आपके सामने नंबर गिवन था, सम फाइंड करना था, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो इसमें क्या ही टाइम लगता भाई, मुझे बताओ। अच्छा जी, उसके बाद आपके सामने प्रॉपर्टीज के ऊपर था, ये तो मैंने लेक्चर भी अपलोड किया था कि भाई इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के ऊपर लगती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर, भाई ऑल ऑफ दीज लगती हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी था, यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें भी बच्चे कह रहे हैं कि भाई ये हमने कभी सुना ही नहीं है, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्मिनोलॉजी है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर आती है। ये एक फार्मूला होता है, उसमें आपको पुट करने थे वैल्यूज और आपको आंसर निकालना था। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे क्या हैं, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर आते हैं, और इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग आपके सिलेबस का हिस्सा था। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे बता दिए। इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास परसेंटेज के कोई वर्ड प्रॉब्लम्स या फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आए थे। ये आया था मेरे ख्याल से एक 1.08 इज वाट परसेंट ऑफ 1.80, तो ट्रांसलेशन यूज करनी है, 1.08 इज इक्वल टू वाट परसेंट करना था, तो अननोन लगा देते, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते 180 के साथ, बस। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। बाकी देखें, अगर कोई वैल्यूज इधर उधर हो गई है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बच्चों ने भेजे हैं, मेरे पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो इलीगल होता है, शेयर नहीं होता, बाहर आउट नहीं होता। तो लेकिन ये सारे क्वेश्चंस वही हैं, आइडिया यही है कि भाई इसी से रिलेटेड थे, यही थे, ऑलमोस्ट सारे सवाल मैंने सही लिखे हैं, और जिन्होंने दिया होगा उसको पता होगा। ठीक है, बाकी और कोई अगर ऐसा है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक और चीज़ जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई लीनियर इक्वेशंस के ऊपर, यहाँ पर ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, सॉल्व करवाया है। याद रखो, हमारे पास 2 किस्म के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ये हमारे पास जो टीचर पढ़ाएगा उसका हक बनता है वैसे, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किसको पढ़ा रहा है। क्योंकि देखें, यहाँ पर तो टीचर्स को भी आइडिया नहीं है ना कि किस तरह का सिलेबस आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, या एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, या इक्वेशंस होंगी, कैलकुलेशन होगी। तो टीचर पर भी डिपेंड करता है कि उसने अगर लीनियर इक्वेशन का टॉपिक पढ़ाया है तो उसने शुरू कैसे किया है। ये टॉपिक लीनियर इक्वेशन का है कि भाई जब उसने लीनियर इक्वेशन शुरू किया होगा या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस उसने पढ़ाया होगा, तो वो ये जरूर बताएगा कि भाई कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कुछ टीचर्स होते हैं जो डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, उसकी डेफिनेशन देन बस उसको सॉल्व करवाते हैं।
और कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही लीनियर अलजबरा की तरह पहले स्टार्ट करेंगे फिर एंड में जाएंगे। तो तभी मैंने आपको ये भी कहा था जब मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन की वीडियो बताई थी कि IBA का टेस्ट डिपेंड नहीं करता कि क्रेश में क्या पढ़ाया जा रहा है, सैंपल पेपर में क्या है, कुछ भी आ सकता है, बस सिलेबस के अंदर आएगा। फिर उस सिलेबस के अंदर कितनी भी डीप लेवल आ सकती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल है, थोड़ा सा आप इसको कह सकते हो कि थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाता है, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी हायर लेवल की मैथ्स नहीं पढ़ रहे या जिस तरह की हमारे यहाँ पर सिस्टम है उस हिसाब से ये इतना नहीं पढ़ाते। हमारी जो स्कूलिंग लेवल होती है, जो कॉलेज लेवल होती है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। वहाँ पर अगर आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन पढ़ाओ तो वो बस सोल्व करना ही सिखाते हैं, इतना कोई डिटेल में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो भी है ये भी सिलेबस से बाहर नहीं है, ये भी हमारे पास सिलेबस के अंदर आता है, अलजबरा के अंदर आता है, लीनियर इक्वेशंस के अंदर आता है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका हमारे पास सोल्यूशन ना है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका ऑप्शन था अगर ये क्वेश्चन था, और मेरे ख्याल से ये था भी, ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे बता दिए हैं, वरना अगर कोई और भी होंगे तो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लिखे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही, किसी की हैंड राइटिंग ऐसी है, किसी ने चैट में पता नहीं क्या लिख दिया है। ये भी एक है कि जीरो हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, प्राइम होता है, रेशनल होता है या इरेशनल होता है, ये भी अब कोई क्वेश्चन है भाई। और एवरी सेट हैज़ हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये भी है। मीन मोड मीडियन के बारे में मैंने आपको बता दिया, और क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में मैंने आपको बता दिया। रेशनल नंबर्स कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ये आपके पास ऑप्शंस में 4 कंडीशंस थी, ठीक है। उसके बाद हाफ ऑफ 1% क्या होता है। उसके बाद इफ़ मीन इज़ 10 देन देयर आर 5 मेंबर्स देन देयर सम इज़, ये तो वही वाला फार्मूला हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर हैं, मैं आपको PDF बनाकर सेंड कर दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा फेज़ 2 से पहले। और किसी ने कहा है कि भाई डिस्टेंस का फार्मूला भी था, तो डिस्टेंस बराबर होता है, अगर तो ये डिस्टेंस बात कर रहे हैं स्पीड और टाइम के रिस्पेक्टिव में, तो ये था फार्मूला S = V × T। ये S डिस्टेंस होता है, ये स्पीड होती है या वेलोसिटी कह सकते हो, ये टाइम होता है। बाकी एक और डिस्टेंस होता है जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करते हो, मेरे ख्याल से वो नहीं होगा, फिर यही होगा। अच्छा, कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ये भी कोई कह रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन था। लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आइडेंटिफाई करना था। उसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ है, एन इक्वेशन विच इज़ नो सोल्यूशन कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ये कुछ क्वेश्चन था। फिर उसके बाद सम ऑफ रूट्स आया था सर, ये भी किसी का मैसेज है। परसेंट का सिर्फ एक आया था सर। सम ऑफ एंगल्स आया था। वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए थे। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ था, ये भी सवाल आया था। x/4 + x/3 = 7, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी आसान है, इसको सॉल्व कर सकते थे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, मैथ्स का तो कल वाली टेस्ट से 3-4 ये पता नहीं क्या है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता दिया। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, इसमें भी आपको 2πr ये बराबर होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। अगर कुछ पूछा जा रहा था तो बस रीअरेंज करके आप बता सकते थे। और स्लोप भी हो गया। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी मैथ के ऊपर, ठीक है। और भी हैं मेरे पास, बच्चों ने भेजे हुए हैं, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया कि भाई किस तरह का टेस्ट था, क्या था, सारा मैंने आपको बता दिया है, सही है। और सारा सिलेबस के अंदर ही है, तो जिसने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है उसको कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मैथ के ऊपर। अब मैं IQ के ऊपर बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको काम आएगा, फेज़ 2 में ज़रूर काम आएगा। तो ये मैथ का पोर्शन हो गया। इंग्लिश का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर अब IQ की बात करें तो IQ में इस तरह के फिगर्स बने हुए थे कि भाई सर्किल के अंदर कितने सर्किल्स हैं, ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं। IQ सब देख कर आए हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब मुझे लिखना चाहिए, और इतने मेरे पास क्वेश्चंस हैं भी नहीं। तो बाकी और क्या था, और कुछ इस तरह का था कि भाई आपके सामने कुछ स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे CH, फिर हमारे पास क्या हो सकता है N। तो बताओ ये करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, चाइना हो जाएगा, कुछ इस तरह का था। तो ये सारे थे। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो IQ के अंदर पोर्शन था वो बड़ा इजी था, इतना टफ नहीं था। इस तरह के थे कि, और कुछ मेरे ख्याल से एनालॉजीज भी थी, एनालॉजी बोलते हैं या एनालॉगी बोलते हैं, मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन, लेकिन वो भी थी। उसके अलावा यही थे भाई, और कुछ खास नहीं था IQ में। आप देख कर आए हो तो आपको पता होगा ना। अब आप देख कर आए हो टेस्ट, तो आपको आइडिया हो गया है इंग्लिश किस लेवल का आता है, मैथ किस लेवल का आता है, IQ किस लेवल का आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है। अभी भी 20 दिन पड़े हुए हैं फेज़ 2 में। अगर अब भी इन सब चीज़ों के बाद नहीं पढ़े तो भाई IBA वालों को कुछ भी करो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। तो आपके पास अब सारी हिंट्स मौजूद हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ी सी मेहनत करो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
ठीक है। तो मैंने आपको टेस्ट का रिव्यू दे दिया और जो मेरे हिसाब से कमेंट होगा टेस्ट के ऊपर तो सही है टेस्ट, ठीक है, इतना कोई बुरा भी नहीं है, इतना कोई इजी भी नहीं है, इतना कोई टफ भी नहीं है, ऐसा टेस्ट है कि 70 प्लस जा सकते हो। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिगेशन वाले वीडियो में कि भाई आपके पास 3 पोर्शन है ना, इंग्लिश, मैथ और IQ का। तो इंग्लिश में चलो आप कुछ भी मार्क्स लो, 20 लो, 25 लो, 30 लो, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। आप इसमें चलो पूरे नहीं भी ले रहे तो आपका दोष नहीं है, लेकिन मैथ में अगर आप 40 आउट ऑफ 40 नहीं ले रहे तो इसमें कहीं ना कहीं आपका दोष है। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको बात बताई थी ये आपको टेस्ट वाले दिन याद आ गई होगी भाई, कि जब आपने ये टेस्ट का पोर्शन देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि भाई यही वो पोर्शन है जिसमें 40 आउट ऑफ 40 जा सकते हैं हम, अगर हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया है सारी चीज़ों के बारे में। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि मैथ के पोर्शन में 40 आउट ऑफ 40 में क्यों बात करता हूँ, क्योंकि ये आपके हाथ में है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कि कॉन्सेप्ट तो है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि भाई कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं होगी, आपको सारी वही चीज़ें मिलेंगी जो फार्मूले के ऊपर डिपेंड करेंगी, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करेंगी, जो मेन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो कम से कम मैथ के पोर्शन में लेट सपोज 40 है तो 38 तक तो जाओ। दो चलो मान लिया कि कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो गए या कोई आउट ऑफ बॉक्स आ गया, 38 तक तो जाओ, 35 तक तो जाओ। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों के मार्क्स मैथ में भी 25 हैं, 21 हैं, 30 हैं, 31 हैं, किसी के भी ऐसे नहीं है 38 हो, 39 हो या 40 हो, कुछ होंगे भी, मैं उनको निकाल कर बात कर रहा हूँ। नॉर्मली मैंने देखा है कि भाई मैथ के पोर्शन ऊपर में आपके पास उसमें ज़्यादा तो होने चाहिए, और जितना टेस्ट आया इजी लेवल का लास्ट ईयर से तो इस दफ़ा फिर मैथ का पोर्शन इजी आया है, तो ये होना चाहिए। IQ भी जितनी इजी थी 15 बनते थे यार आप लोगों के, अगर मैथ में आपके 35 बन जाते, 15 IQ में बन जाते तो कितना हो गया, 50 तो यही हो गया। फिर इंग्लिश में तुक्के पर 20 तो आ ही सकते थे, तो 70 तो यही हो रहा है भाई। अब 70 के कुछ मार्क्स पीछे हो या आगे हो तो मैं कहूँगा रिजल्ट अच्छा है। 70 प्लस है तो ब्रिलियंट है, वेरी गुड। और अगर लेट सपोज 60 और 70 के दरमियान है तो भी अच्छा है। फेस 1 है, पहली दफ़ा टेस्ट था आपका और ये नया माहौल था, प्रेशर होता है एक, तो ठीक है। बाकी जो बिलो 50 हैं या 50-60 के दरमियान है उनको भी मैं डिस्करेज नहीं करूँगा, मैं उनको कहूँगा थोड़ी सी मेहनत करें बस। तो टेस्ट के ऊपर हमारा रिव्यू हो गया, अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे फेज 2 के ऊपर। तो ये पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्राइटेरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसने सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई हुई है। दिल तो नहीं कर रहा ये सब बताने को, लेकिन चलें ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। और याद रखें किसी को भी नहीं पता क्या होने वाला है, ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ होती है, इसलिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि सिलेबस वगैरह जो होता है उसमें आपको हर एंगल से तैयारी करनी पड़ती है, ताकि अगर इनका क्राइटेरिया चेंज भी हो रहा हो तो आपकी जो वो टेस्ट में इतनी अच्छी मार्क्स हों कि आप उस क्राइटेरिया को भी पास कर सकें। तो यहाँ पर याद रखो 2023 से पहले जितने भी IBA के टेस्ट हुए हैं तो हमारे पास वहाँ पर क्राइटेरिया क्या होता था, कट ऑफ होता था। कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता था, आपने वो नंबर क्रॉस करना होता था, पास करना होता था। अगर आपने वो पास कर लिया हर सब्जेक्ट में तो आपको जो वो एडमिशन मिल जाता था उसी डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है। तो इवन CS में किया है, सॉफ्टवेयर में किया है, आपको उसमें मिल जाता था। अब कट ऑफ क्या होता था, लेट सपोज आपके जो है वो इंग्लिश में 40 मार्क्स हैं, सॉरी 40 तो टोटल होते हैं, 30 हैं, मैथ में आपके 35 हैं, IQ में लेट सपोज आपने 2 किए हैं। अब कट ऑफ में आपको डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई इस दफ़ा कट ऑफ होगा, ठीक है, कट ऑफ वगैरह को हम छोड़ देते हैं। तो लेट सपोज उन्होंने रखा है कि भाई आपके इंग्लिश में 25 सही होने चाहिए, मैथ में भी आपके 25 सही होने चाहिए और IQ में आपके 5 सही होने चाहिए। चलो 10 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। आपने क्या किया है, इंग्लिश का कट ऑफ पास कर लिया है, मतलब कि उन्होंने कहा 25 जो है वो आप कम से कम करो। मैथ का भी कर लिया है कि उन्होंने कहा 25 कम से कम करो, आपने वो भी किया। IQ का उन्होंने कहा कि भाई आपके 5 सही होने चाहिए, लेकिन आपने 2 सही किए हैं, आप फेल हो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये होता था कट ऑफ, ठीक है। या लेट सपोज वैसे कट ऑफ इतना बड़ा नहीं होता था, नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, कट ऑफ का सिस्टम यहाँ पर जो है वो बड़ा इजी होता था, लेकिन टेस्ट फिर टफ आता था उस हिसाब से। तो लेट सपोज इंग्लिश में आपके जो है वो 25 हैं, मैथ में आपके 30 हैं और IQ में लेट सपोज 10 है। कट ऑफ हमारे पास 25 और लेट सपोज 5 ही है। तो यहाँ पर देखो आपने कट ऑफ पास कर लिया ना हर एक सब्जेक्ट का, तो इसका मतलब है आपका एडमिशन हो गया उसी डिपार्टमेंट में जिसमें आपने अप्लाई किया, ठीक है। तो कट ऑफ वैसे डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा समझाना भी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ईजी वे से समझाया है। अब मुझे जो लगता है क्राइटेरिया नंबर 2 कि भाई होना यही चाहिए, वरना हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या क्राइटेरिया है कि भाई होगा तो टॉप टू बॉटम ही। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम था कि भाई लेट सपोज हमारे पास एक लिस्ट बन गई कि A ने जो है वो 75 लिए हैं, B ने 74 लिए हैं, C ने 73 लिए हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज CS की सीट्स 50 हैं, सॉफ्टवेयर की 20 पड़ी हैं
और AI की लेट सपोज 10 पढ़ी हैं, तो ये पहले आएगा, उसके पास ये ऑप्शंस होंगे कि भाई आपके पास ये डिपार्टमेंट से इतनी सीट्स पड़ी हुई हैं, कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ से लेट सपोज इसने CA सिलेक्ट किया, एक सीट कम हो गई 49 हो गया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इस तरह मेरिट लिस्ट कंटिन्यू होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मार्क्स कितने हैं, बस फर्क पड़ता है कि 25 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ 2023 कि भाई पासिंग मार्क्स हमारे पास डायरेक्ट इसमें क्या है 25, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा। एडमिशन के लिए आपको मेरिट लिस्ट में रहना पड़ेगा, तो इसके लिए आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये लिस्ट कंटिन्यू होगी जब तक सीट 0 नहीं हो जाती, जब तक 0 नहीं होगी तब तक ये मेरिट लिस्ट जाएगी, फिर एंड में ये 60 मार्क्स वाले पास जाएंगे, 40, 48 इस तरह की तरीके से, ठीक है। तो ये लिस्ट चलती जाएगी। लेट सपोज कोई बीच में सीट छोड़ता है तो फिर वो दूसरे बंदे को कॉल करते हैं। तो ये था लास्ट ईयर का सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, 2 फेसेस हैं और क्राइटेरिया टॉप टू बॉटम ही अभी तक लगता है होगा। तो फिर ये काउंट कैसे होंगी मेरिट लिस्ट, कैसे हमारे पास फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी की बात करते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो कि आइडियल है, सबसे अच्छा है, जो कि इंसाफ कर सकता है बच्चों के साथ, ठीक है। और वैसे भी हमारे जो VC साहब हैं वो IBA को NED जैसा बनाना चाह रहे हैं। हालांकि मैं उनको कहूँगा कि भाई हमारी IBA मच बेटर देन NED है, तो कोशिश करें आप अपने क्राइटेरिया तक रहें रेदर देन कि आप NED जैसे पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टॉप टू बॉटम ही लिस्ट होगी, लेकिन वो लिस्ट टॉप टू बॉटम बनेगी कैसे, जबकि आप 2 दफा टेस्ट देने जा रहे हो लेट सपोज। अब यहाँ पर क्या होगा, बेस्ट ऑफ 2 होगा कि आपने 2 टेस्ट दिए, आपका मार्क्स जो है वो जिस भी फेज में ज्यादा आए वो काउंट होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। लेट सपोज कोई भी एक स्टूडेंट है, उसने फेज 1 भी दिया, फेज 2 भी दिया, फेज 1 में उसके मार्क्स 70 हैं, फेज 2 में 64 है, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें उसके मार्क्स क्या काउंट होंगे, 70 काउंट होंगे, जो कि ज्यादा वाले हैं, सही है। लेट सपोज एक B बच्चा है जिसने फेज 1 में जो है वो टेस्ट दिया, उसके मार्क्स 65 आए हैं और जो फेज 2 है उसमें 77 आई है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या काउंट होना चाहिए, 77 काउंट होगा। लेट सपोज एक C बच्चा है जिसने फेज 1 दिया, फेज 2 नहीं दिया और उसके फेज 1 में 60 मार्क्स थे, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके 60 मार्क्स ही काउंट होंगे। लेट सपोज एक बच्चा D है जिसने फेज 1 नहीं दिया लेकिन फेज 2 दिया, फेज 2 में जितने भी मार्क्स होंगे वही उसके फाइनल होंगे। क्राइटेरिया IBA वालों का जो लगता है वो इसी तरह होगा कि बेस्ट ऑफ 2 करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, और यहाँ पर आइडियल सिचुएशन भी यही है कि भाई यही होना चाहिए, वरना हम जो है वो बाकी चीज़ों को नहीं मानेंगे कि आपने इंसाफ किया अगर तो कुछ ऐसी हुई जो कि समझ से ही बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मसला आता है जो कि लास्ट ईयर की भी पॉलिसी है। लेट सपोज 2 बच्चे हैं, दोनों के मार्क्स 70 हैं, तो टॉप पर कौन रहेगा मेरिट लिस्ट पर, किसको पहले चॉइस मिलेगी डिपार्टमेंट की, तो भाई फिर आपके ये सब्जेक्ट के मार्क्स देखेंगे, फिर आपके पहले ये मैथ के मार्क्स देखेंगे कि भाई मैथ के दोनों बच्चों में से कितने ज्यादा हैं। लेट सपोज एक के 70 हैं, दूसरे के भी 70 हैं, इसके मैथ में 30 हैं, इसके 32 हैं, तो ये मैथ वाले जिसमें ज्यादा होंगे उसको जो है वो टॉप पर रखेंगे, मतलब कि इस वाले को टॉप पर रखेंगे, उसके बाद इसको रखेंगे। तो पहले मैथ वाले काउंट होंगे, उसके बाद ये आपके मैथ प्लस इंग्लिश के काउंट करेंगे, ठीक है। फिर अगर लेट सपोज फिर भी सेम आती है, फिर ये आपके इंग्लिश के देखेंगे, फिर सेम आती है, फिर आपके ये IQ के देखेंगे, फिर भी सेम आती है तो फिर ये आपको जो है वो IQ और इंग्लिश करके देखेंगे, फिर भी सेम आता है सिस्टम तो फिर ये आपके IQ और मैथ के कंबाइन करके देखेंगे किसके ज्यादा है उसको टॉप पर रखो। अगर फिर भी सेम होता है, जबकि होगा नहीं, इतना भी बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, फिर ये देखेंगे कि किसकी इंटरमीडिएट में आपकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। लेट सपोज इसकी ज्यादा हुई, इसकी कम हुई, तो यही टॉप पर रहेगा। लेकिन इन सब क्राइटेरियाज को पास करने के बाद लेकिन लगता नहीं है कि भाई कोई बच्चा हो सेम लो, मैथ में भी सेम ले, फिर मैथ इंग्लिश में भी सेम ले, फिर IQ में भी सेम ले, फिर IQ इंग्लिश में भी सेम ले, फिर IQ मैथ में भी सेम ले, फिर जाके इंटरमीडिएट की परसेंटेज पर ऊपर आए। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, काफ़ी जो है वो मुश्किल हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड है काफ़ी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाली कंडीशन आ जाए तो फिर क्या, और बेस्ट ऑफ 2 वाला क्राइटेरिया होता है तो ये होता है। और मैं कहूँगा कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये क्राइटेरिया भी हो सकता है, और ये मैंने सुना भी है कहीं जो है वो यूट्यूब चैनल से, बच्चों से, ग्रुप्स में मैंने देखा है कि भाई फेज 1 की अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, फेज 2 की अलग बनेगी। लेट सपोज अगर टोटल 600 सीट्स हैं डायरेक्ट टेस्ट के लिए तो 300 इनको मिलेंगी, 300 इनको मिलेंगी। तो भाई ये कोई आइडियल नहीं है। इस तरह तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो फेज 1 में टॉप 40 पर बैठा होगा, और कोई ऐसा भी होगा जो फेज 2 में टॉप 60 पर ही बैठा होगा। मतलब कि दोनों हमारे पास एक बच्चा फेजेस दे रहा है और वहाँ पर दोनों मेरिट लिस्ट में आ रहा है, तो फिर जो है वो अलग से यहाँ पर से भी सीट ले रहा है, यहाँ पर से भी सीट ले रहा है, फिर जाके वो एक सीट छोड़ेगा, फिर जाके एक इंटरव्यू होगा, फिर एक अलग से कॉल आएगी। तो ये क्राइटेरिया कहीं से भी आइडियल नहीं बन रहा, ठीक है। आइडियल क्राइटेरिया यही है, और NED में भी इसी तरह होता है, ठीक है। लेकिन NED में एक एक्स्ट्रा चीज होती है कि वो इन सब चीजों को नहीं देखते। वो क्या करते हैं, टेस्ट के मार्क्स, मतलब कि दोनों राउंड में, दोनों फेजेस में जो फाइनल मार्क्स हैं, हमारी बेस्ट वाली मार्क्स हैं, उसको काउंट करके ये परसेंटेज का एक फार्मूला रखते हैं कि भाई आपकी मैट्रिक की भी थोड़ी सी परसेंट काउंट होती है, आपकी इंटरमीडिएट की, और आपके टेस्ट की परसेंटेज वो निकालते हैं, ठीक है। और सुनने में आया है कि IBA भी यही करने वाली है इस साल, जबकि IBA ने इससे पहले
इंटरमीडिएट की परसेंट और मैट्रिक की परसेंट कभी भी टेस्ट के क्राइटेरिया में, टेस्ट के रिजल्ट में ऐड नहीं की, और ये नहीं करनी चाहिए। अगर इन्होंने की तो आप समझे कि मेरिट का जनाजा निकलेगा, क्योंकि भाई इनको नहीं पता हमारे यहाँ इंटरमीडिएट की परसेंटेज बच्चे कैसे लेकर आते हैं, मैट्रिक की कैसे लेकर आते हैं। फिर तो ये बेचारे, इनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, जिनकी जो है वो मार्क्स हाईएस्ट भी हैं लेकिन इंटरमीडिएट की परसेंटेज कम होने की वजह से वो पीछे रह जाए। तो भाई ये इनको नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये नहीं करेंगे। इनको क्या करना चाहिए भाई, ये आइडियल सिचुएशन है जो उनके दिमाग में भी चल रही होगी कि भाई बेस्ट ऑफ 2 करो और मेरिट लिस्ट बनाओ। अगर किसी की सेम बन रही है तो फिर आप ये वाला जो क्राइटेरिया रख रहे हो ये बेस्ट है। मैंने ये जब क्राइटेरिया आईबीए की पॉलिसी में पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये चलो इंसाफ कर रहे हैं अब हमारे पास रिजल्ट्स में, ठीक है। तो अगर ये परसेंटेज ऐड कर रहे हैं ना तो ये जुल्म ही करेंगे, ठीक है, और आई होप ये नहीं करेंगे। अगर ये इन्होंने की ना फिर तो समझ सकते हो कि क्या ही हो सकता है आगे। बाकी मैंने आपको क्राइटेरियाज के बारे में बता दिया। अगर तो क्राइटेरिया यही है तो आपकी फेस 1 की लिस्ट जो है वो पहले आ जाएगी, फिर आप फेस 2 दोगे उसकी भी लिस्ट आएगी, फिर आपकी एक और लिस्ट आएगी जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, जिसमें आपके बेस्ट ऑफ 2 रिजल्ट्स में से काउंट करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। देन इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज में जाके जो भी सीट्स पड़ी होंगी बारी बारी आपको बुलाएंगे और आप अपना डिपार्टमेंट बताएंगे, ठीक है। एक और चीज बता दूं, आपने किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फेस 2 में डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और जरूरी नहीं है जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है वही मिलेगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा मेरिट लिस्ट के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपके जो क्राइटेरिया होगा उस मेरिट लिस्ट के तहत आपके इंटरव्यूज़ के ऊपर कि आप कौन से नंबर पर आ रहे हो, फिर जो है वो कितनी सीट्स बच रही हैं आपको उस हिसाब से मिलेंगी, ठीक है। तो ये था क्राइटेरिया के ऊपर। अगर आप मुझसे रिमार्क्स लोगे तो भाई आपने टेस्ट अच्छी बनाई थी, टेस्ट रिव्यू मैंने आपको दिया सही था, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट आपके हाथ में है, वो अब जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव निकालें ईजी निकालें उनकी मर्जी। अगर मैं बात करूं क्राइटेरिया के ऊपर तो मैं यही कहूंगा कि क्राइटेरिया बेस्ट ऑफ 2 ही होना चाहिए, कि जिस भी हमारे पास फेस में मार्क्स बच्चा ज़्यादा ले रहा है उसके वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट करें, मैट्रिक की परसेंटेज इंटर की परसेंटेज को काउंट ना करें। जिस तरह आपने लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट बनाई थी सेम टू सेम वैसी ही मेरिट लिस्ट यहाँ पर भी बनाएं, और आप कैसे मार्क्स सेलेक्ट करोगे वो बेस्ट ऑफ 2 करके। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि भाई आप कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और भी क्राइटेरिया ला रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि भाई उसके अंदर कोई इस तरह का नाइंसाफ़ी वाला सीन ना हो। यही हमारे पास अगर क्राइटेरिया होता है जो कि लगता भी है तो फिर तो बेस्ट हो जाएगा। बाकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज या मैट्रिक की परसेंटेज या कोई इस तरह की CPN का फार्मूला बनाकर इन बच्चों को आप जो है वो क्या कहते हैं रुस्वा नहीं कर सकते, ठीक है। बड़ी उम्मीदें हैं इस यूनिवर्सिटी से, और जो भी इसको लीड कर रहे हैं उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि भाई इसको सही डायरेक्शन में लेके चलें। मैं कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी नहीं हूँ कि मैं आपको सजेशन दूँ, आप माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, आप चीज़ों को इतने सालों से लेके चल रहे हैं, तो आई होप आगे भी इसी तरह जो है वो मेरिट और क्वालिटी एक्सीलेंस जो हमारा नारा है वो कंटिन्यू होगा। आई होप मेरिट का जनाजा ना निकले, क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ आपको पता है परसेंटेजेस का क्या इशू होता है, बोर्ड एग्जाम्स किस तरह होते हैं, STS के टेस्ट की वजह से IB इतनी बदनाम हो चुकी है। उसके बाद अगर आप ये सीन भी करेंगे फिर तो मेरे नहीं ख्याल से आप कभी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपटीशन कर पाएंगे। तो आई होप जो भी होगा बच्चों के लिए अच्छा होगा, जो वो समझेंगे सही है वही वो करेंगे। बाकी अब बच्चों को क्या करना है, पेशेंस रखना है, और कुछ नहीं कर सकते आप लोग। आप जो है वो कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकते कि हमें रिजल्ट ये चाहिए वो चाहिए, आपको रखना है पेशेंस। और कभी भी याद रखो आपके साथ बुरा नहीं होगा, सही है। ये दुनिया IB वाले तो नहीं चलाते ना, दुनिया तो कोई और ही बड़ी ताकत चलाती है, और वो ताकत कभी भी जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं करती। तो अगर आपने मेहनत की है तो क्राइटेरिया जो भी बनेगा वो आपके हक में ही बनेगा, जिन्होंने मेहनत की है, सही है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्राइटेरिया, टेस्ट, एवरीथिंग, सही है। अब बात करते हैं फेज़ 2 के ऊपर। तो याद रखो फेज़ 2 आपको लाजमी देना है, चाहे 70 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, कितने भी मार्क्स हैं, फेज़ 2 देना है। ऐसे समझ कर कि आप पहली दफ़ा टेस्ट देने जा रहे हो, ठीक है, फेज़ 2 लाजमी देना है। उसके अलावा सैम्पल पेपर, तो सैम्पल पेपर सेम है, जो भी सिलेबस था फेज़ 1 में सेम टू सेम फेज़ 2 में, ठीक है। उसके बाद है कि भाई बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा अगर तो फिर तो आपके लिए फेज़ 2 देना लाजमी है ना, कोई रिस्क नहीं है। अगर आपके फेज़ 2 से फेज़ 1 से ज़्यादा आ गए फेज़ 2 में तो आपको फ़ायदा होगा, और कम भी आ गए तो कोई नुकसान थोड़ी ना है। अगर तो बेस्ट ऑफ 2 है तो फिर आपके फेज़ 1 वाले ही मार्क्स काउंट किए जाएंगे, ठीक है। हमेशा काउंट वही होता है जब भी हमारे पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं तो बेस्ट वाला ही काउंट होता है। उसके बाद है प्रिपरेशन। तो भाई अब भी अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं ना खुद से या किसी कोचिंग से या किसी ऑनलाइन सेंटर से, तो फिर भी अगर आप इन चीज़ों पर शिकायत करेंगे कि ये ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है, तो फिर आपका हक नहीं बनता। अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप अपना एफर्ट ही नहीं डाल रहे, जैसे मैंने कहा कि भाई मैथ का पोर्शन 40 आउट ऑफ 40 वाला था, फिर भी आप अगर 25 मार्क्स ले आओगे, 20 मार्क्स ले आओगे, तो फिर इसमें आप ही की गलती है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो एप्टीट्यूड कारवान सीरीज़ वाला बुक ले लें या यूट्यूब से पढ़ें। अगेन मैं कहूँगा प्रिपरेशन इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियो देख लें, वहाँ पर मैंने डिटेल में सिलेबस बताया हुआ है।
और अब तो आप टेस्ट देकर आए हो तो आपको आइडिया है कि भाई हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, सही है। और अगर आप मुझसे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भाई अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए इंग्लिश मैथ IQ तो उसकी फ़ीस क्या है 7,500 रुपये। अगर आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चाहिए तो उसकी फ़ी 5,000 है। अगर आप चाहते हो कि लेक्चर्स वगैरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट आप जो है वो MCQs की प्रैक्टिस करवाओ, आपकी जो है वो मुझे ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, फाइनल टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं, तो फिर उसकी फ़ी क्या है 2,500 रुपीज़, ठीक है। पास पेपर्स के ऊपर अगर मैं कहूँ तो पास पेपर से क्वेश्चन इतने आते नहीं है। आपने देखा कि जो भी क्वेश्चन आ रहे थे चलो पास पेपर से थे भी तो उनसे रिलेटेड ही थे, कोई ऐसा नहीं है। और पास पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको मैथ का पोर्शन सॉल्व करके दिखाया कि भाई कितना आसान था। और ये जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो भी कोई डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके नहीं देते, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। IQ के भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, बस आपको वही करना है, उसके अलावा आप क्या ही पास पेपर्स का करोगे। बाकी फेज़ 1 का मैं आपको PDF बनाकर टेस्ट का दे दूंगा, सही है। उसके बाद है जो मैंने ये नंबर लिखा है, ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट करोगे किसी भी चीज़ के बारे में, कोई सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, या अगर प्रिपरेशन के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करने तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस कब स्टार्ट होंगे? कल से स्टार्ट होंगे। रिकॉर्डेड कोर्स है, हर चीज़ आपको मिली जाती है। लेक्चर्स की वर्कशीट देना, आप MCQs के PDF को देखते हो, फिर आप MCQs के PDF को सोल्व करते हो, फिर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर उस ऑनलाइन टेस्ट का एक अलग से फाइनल टेस्ट भी होता है। तो ये हर चैप्टर के साथ होता है, हर टॉपिक के साथ होता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो मेरे साथ प्रिपरेशन। बाकी यार फीस में अब क्या ही बताऊंगा इसमें। अगर आप चाहते हो कि मैं सखर IB में CS करूँ, वहाँ पर आप 1,10,000 फीस भरोगे, तो वहाँ CS तक पहुँचने के लिए अगर आपके पास कोई प्रिपरेशन की फ़ी मांग रहा है 6,000, 7,500, 5,000, 4,000, फिर ये अगर आप नहीं कर रहे तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों ने भेजे हैं, वो मैं आपको आंसर कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा हुआ जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है तो फिर वो आप वीडियो में ही देख लेना। अच्छा जी, उसके बाद है ऐश्वर तलरेजा, आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ भाई। उन्होंने कहा है कि सर आई हैव 60 मार्क्स इन डायरेक्ट टेस्ट 2024 एंड आई वांट CS डिपार्टमेंट, कैन आई विल गेट इन दैट स्कोर। बहरहाल वो मुझसे कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने 65 मार्क्स लिए हैं फेज़ 1 में तो क्या मुझे CS का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। देखिए नॉर्मली हर कोई CS में लगा हुआ है, बाकी मार्क्स अच्छी हैं, हो सकता है मिल भी जाए आपको, क्योंकि हर कोई तो CS नहीं लेगा ना। टॉप 60 अगर लेट सपोज सीट्स हैं तो टॉप 60 वाले ही जो हैं वो CS नहीं लेंगे, कुछ BBA के होंगे, कुछ अकाउंटिंग के होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर के होंगे। तो अगर आपके 70 के करीब हैं तो आप थोड़ा सा चांस समझ सकते हो कि भाई आपको CS मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फेज़ 2 लाजमी दें और अपनी गलतियों पर काम करें और फेज़ 2 में मजीद इंप्रूवमेंट के साथ अपने मार्क्स ले आएँ, क्योंकि जितने मार्क्स आपके ज़्यादा होंगे आप जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, ठीक है। उसके बाद है रोशनी नाम की कोई फीमेल हैं, कोई गर्ल हैं, उनका सवाल है सर मुझे ये पूछना है कि फेज़ 1 एंड फेज़ 2 की लिस्ट कंबाइन आएगी या अलग अलग आएगी। देखो अलग अलग आनी चाहिए अगर तो बेस्ट ऑफ 2 है, तो फेज़ 1 की जो लिस्ट है वो फेज़ 2 से पहले आनी चाहिए, तभी जाके जो वो बच्चे आइडिया लगा पाएंगे कि हमें फेज़ 2 में जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर उससे पहले नहीं भी आती तो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, फिर उसके बाद आप ये समझिएगा कि आपकी एक ही कंबाइन आएगी और उसमें से जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, या तो पहले आएगी या तो फिर कंबाइन होके बाद में आएगी। उसके बाद है सर आपसे ये भी पूछना है कि मेरा स्कोर 68 है, BBA डिपार्टमेंट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, आई होप BBA तो मिल ही जाएगा 68 पर। फिर भी फेज़ 2 दें, थोड़ा सा अपना स्कोर जो है कंफर्टेबल पोजीशन में लाएं। उसके बाद है मोहम्मद मुजम्मिल, सर मेरी मार्क्स 68 हैं तो क्या CS में सिलेक्ट होगा और मेरिट लिस्ट कब लगेगी और क्या लिस्ट फेज़ 2 के बाद लगेगी, और क्या जिन स्टूडेंट्स के 60+ मार्क्स हैं तो क्या उन्हें फेज़ 2 में भी अप्लाई करना चाहिए? बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने। तो भाई 60+ हो 50+ हो, ये मैंने बात की, मार्क्स जो हैं वो कोई भी हो आप फेज़ 2 लाजमी दें, कंफर्टेबल पोजीशन में लाएं खुद को। कंफर्टेबल पोजीशन में लाने का मतलब है कि मार्क्स अपने मजीद अच्छे से अच्छे करें। और मैंने बताया कि भाई नुकसान क्या है फेज़ 2 देने में, जस्ट एक ही है ना 2,000 चालान भरेंगे, भाई इतना नहीं होता, कोई बात नहीं वो भर लें। नुकसान ये मैं बोल रहा हूँ इन द सेंस कि आप जो है वो टेस्ट दोगे, लेट सपोज कम आ गए फेज़ 1 से तो फिर भी फेज़ 1 वाले काउंट होंगे, लेट सपोज ज़्यादा आ गए तो फिर ज़्यादा वाले काउंट होंगे। तो दोनों सिचुएशन में आपके पास फ़ायदा ही है। तो ये कुछ सवाल थे, और भी अगर सवाल है, बाय अब्दुलरहमान एक सवाल आया है मेरे पास, सर रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया होता है? तो भाई मैंने क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया है, और भी बहुत सारे हैं, अब मैंने इतने पिक नहीं किए क्योंकि काफ़ी मैंने डिटेल बता दी है, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगा बेस्ट ऑफ लक, कोई टेंशन ना लें, भूल जाएँ फेज़ 1 में क्या आया, फेज़ 2 की तैयारी करें, अच्छे से करें। अभी भी 20 दिन है, ये 20 दिन कम नहीं होते, मैंने आपको बताया कि एक हफ्ते में भी तैयारी हो सकती है। तो तैयारी करें अच्छे से, फेज़ 2 में खुद को कंफर्टेबल पोजीशन में लेकर आएँ, अपनी पोजीशन बेहतर करें ताकि आपको डिपार्टमेंट अच्छा मिले। एक और चीज़ बताऊं कि भाई 60+ अगर मार्क्स हैं तो आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले लोगे, लेकिन हो सकता है फिर आपको अपना पसंदीदा डिपार्टमेंट ना मिले, तो उसके लिए आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर मैं बताऊँ CA सॉफ्टवेयर, AI, BBA अकाउंटिंग, तो देखें ये जो डिपार्टमेंट्स हैं खास करके CS AI सॉफ्टवेयर, हर कोई पहले इन्हीं पर नज़र रखकर बैठा है, तो ऑलमोस्ट 65 से तो ज़्यादा होनी चाहिए मार्क्स आपके पास।
एक और चीज़ बच्चे पूछ रहे हैं कि CS, AI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो भाई कोई खास डिफरेंस नहीं होता। CS में आप ज़्यादातर हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे होते हो, वहाँ पर भी लैंग्वेजेस होती हैं। सॉफ्टवेयर में आप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे होते हो। AI का आपको पता है। और इन तीनों के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं पहले 2 साल की स्टडी में। उसके बाद एंड के 2 साल में आपके थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह BBA में भी जैसे स्पेशलाइजेशन है, HRM है, फाइनेंस है, तो वहाँ पर भी यही होता है कि पहले 2-3 साल आपकी सेम स्टडी होती है, एंड में आपने जिस पे भी स्पेशलाइजेशन की होती है उसके कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं, तो यही होता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको अब सारी चीज़ें बता दी हैं। काफ़ी गर्मी हो गई है, और अगर कोई और भी इशू हो तो कमेंट में पूछ लेना। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो कमेंट में बता देना, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज का वीडियो काफ़ी मे भी लंबा हो गया हो, लेकिन मुझसे जितना हो सकता था मैंने बताया है। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको मज़ीद गाइड करता रहूँगा कि क्या हो सकता है आगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।